हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आरसीसी के रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बीम से रिलेटेड डिज़ाइन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम स्लैब के ऊपर आने वाले हैं। स्लैब की डिज़ाइन करना सीखेंगे, स्लैब के बारे में सीखेंगे कि किस तरह की स्लैब होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसकी डिज़ाइन कैसे करी जाती है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आरसीसी की प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लैब के साथ। स्लैब क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। स्लैब का मतलब क्या है कि अगर आपकी ये तीन डायमेंशन है, ये हो गई लेंथ, ये हो गई डेप्थ और ये हो गई विड्थ। इस तरीके से इसको बोल दिया मैंने L, इसको बोल दिया मैंने D और इसको बोल दिया मैंने B। तो जिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट में D जो है L और B से छोटी रहती है उसको हम बोलते हैं स्लैब। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप बीम को भी डिफाइन करना चाहें तो उसको भी हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बीम में क्या होती है, लेंथ जो है बाकी दोनों डायमेंशन से बड़ी होती है। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी डेप्थ है और ये आपकी विड्थ है। तो देखिए क्या हो रहा है, बीम के केसेस में लेंथ बड़ी हो रही है बाकी दोनों डायमेंशन से, और स्लैब के केस में क्या हो रहा है, डेप्थ कम हो रही है बाकी दोनों डायमेंशन से। तो उसको हम बोलते हैं स्लैब। अब स्लैब होती क्या है, जो आपकी रूफ की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्लैब। जो आप देख रहे हैं ये आपकी जो ऊपर सरफेस है उसी को हम बोलते हैं स्लैब। अब स्लैब कितने तरह का होता है वो देख लेते हैं। बेसिकली स्लैब जो है दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तो ये है कि अगर स्लैब को हम रेस्टिंग ऑन कॉलम या फिर रेस्टिंग ऑन बीम, इन दो बेसिस पर हम स्लैब को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है रेस्टिंग ऑन कॉलम। रेस्टिंग ऑन कॉलम में जो आपकी स्लैब बनती है उसको हम बोलते हैं फ्लैट स्लैब। ठीक है, और रेस्टिंग ऑन बीम जो है इसके दो पार्ट हैं। इसमें हम देखेंगे वन वे स्लैब और जो दूसरा है वो है आपका टू वे स्लैब। ठीक है, तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में हम आज पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फ्लैट स्लैब पर जाएंगे। ठीक है, अब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर मैं आपको इस तरह से बताऊं, हम इस यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ LX डायरेक्शन, क्योंकि X डायरेक्शन है, और इसको बोलता हूँ LY डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपका LY डिवाइडेड बाय LX का रेशो 2 से बड़ा आता है तो इस तरह की स्लैब को हम बोलते हैं वन वे स्लैब। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए 3 है LY डायरेक्शन में, 9 है LY डायरेक्शन में और LX डायरेक्शन में 3 है। तो जो इसका रेशो निकल के आया ये कितना आ रहा है, 3, यानी कि ये 2 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्लैब बनेगी वो आपकी वन वे स्लैब बनेगी। तो अगर देखिए अगर वन वे स्लैब है तो बेसिकली वो बनेगी किस तरह से, वो एक तरह से रेक्टेंगुलर स्लैब बनेगी जहाँ पर एक डायमेंशन कम होगी और दूसरी डायमेंशन ज़्यादा होगी। जब आप टू वे स्लैब में आएंगे तो टू वे स्लैब में क्या हो जाता है कि LY बाय LX का जो रेशो है वो या तो 2 रहेगा या फिर 2 से छोटा रहेगा। LY बाय LX का रेशो जो है या तो 2 से छोटा रहेगा या फिर 2 रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे टू वे स्लैब। अब यहाँ ध्यान रखिए, सपोज करिए आपकी LY की डायरेक्शन लेंथ भी 2 मीटर है और LX की डायमेंशन भी 2 मीटर है, यानी कि इसका रेशो कितना आ गया, 1। अब ये 2 से छोटा है तो इसको हम बोलेंगे टू वे स्लैब। तो यहाँ देखिए ये दोनों डायमेंशन अगर बराबर हैं तो आपकी जो स्लैब बनेगी वो एक तरह से क्या, स्क्वायर शेप की बनेगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि जो आपकी वन वे स्लैब हो वो एक डायरेक्शन में थोड़ी सी छोटी होगी, दूसरी डायरेक्शन में बड़ी होगी। वहीं टू वे स्लैब है वो एक तरह से आपकी स्क्वायर शेप की बनेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरी चीज़ क्या है, वन वे स्लैब में कहा जाता है कि आपका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और टू वे स्लैब में आपका जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, हमने मेन स्टील प्रोवाइड किया था बीम में, और जो आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसमें हमने स्टिरअप्स को प्रोवाइड किया था। पर अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इस डायरेक्शन ने कर दिया अगर मेन स्टील, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो ये जो मेन स्टील है इसका क्या काम है, जो मेन स्टील क्या कर रहा है, जो आपकी लोडिंग आ रही है उस लोडिंग के कारण जो मूवमेंट रेजिस्ट करेगा वो मेन स्टील रेजिस्ट करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील सबसे पहली चीज़ इस मेन स्टील को अपनी जगह पर रखता है। दूसरा इसका काम होता है कि इस डिफ्लेक्शन को, इसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको वो थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक मैश टाइप का बन गया है। इस मैश के बनने की वजह से जो आपकी स्लैब रहेगी वो कभी भी शियर में फेल नहीं करेगी, नेवर फेल्स इन शियर। ठीक है, तो स्लैब के अंदर अगर आप चाहें तो शियर चेक को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्लैब जो है वो हमेशा ही स्लैब आपकी शेयर चेक में हमेशा सेफ आएगी। इसलिए साथ ही साथ एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप स्लैब की डिज़ाइन करेंगे तो आप विड्थ को हमेशा 1 मीटर लेंगे। 1 मीटर के लिए आप चीज़ों को डिज़ाइन कर देंगे और उसके बाद आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। बीम के केस में हमने देखा था कि जो आपकी विड्थ है वो 300 mm के आसपास आ रही है, तो बहुत छोटी चीज़ है तो वहीं बना दी। पर स्लैब जो है वो आपकी बड़ी हो सकती है, सपोज करिए 9 मीटर भी हो गई, तो आपको क्या करना, 1 मीटर के लिए डिज़ाइन कर दिया और बाकी के लिए हम उसी को रिपीट करते जाते हैं। इसलिए हमेशा बी हमेशा 1 मीटर रहेगा। ये पूरी डिज़ाइन में हमेशा बी को आप 1 मीटर रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी स्लैब से रिलेटेड। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसमें हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या उठा रहे हैं, 1 वे स्लैब की डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अ हॉल ऑफ क्लियर डायमेंशन 3 मीटर इंटू 9 मीटर विथ वॉल थिकनेस 230 mm. The live load on the slab is 3 kN per meter square and finishing load of 1 kN per meter square may be assumed. Using M20 concrete and Fe415 steel, design the slab. ये आपका क्वेश्चन था। अब एक एक चीज़ एक एक उसके डायमेंशंस को ले लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें वो बोल रहा है। पहले एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको थोड़े से स्टेप बता देता हूँ कि स्टेप वाइज क्या क्या करते हैं, फिर एक बार हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो पहले हम डिज़ाइनिंग स्टेप देख लेते हैं 1 वे स्लैब के या स्लैब के। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग स्टेप में देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 में हम करेंगे चेक फॉर स्लैब। चेक फॉर स्लैब में क्या करना है, आपको Ly/Lx का रेशियो निकालना है। उससे आपको डिसाइड करना है कि 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। फिलहाल अभी मैं आपको 1 वे स्लैब के लिए बता रहा हूँ, तो Ly/Lx का रेशियो जो है वो 2 से बड़ा आएगा तो आपकी 1 वे स्लैब हो जाएगी। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में आप इफेक्टिव स्पान निकालेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में आप बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स को आप फाइंड आउट करेंगे और इसके साथ में इफेक्टिव स्पैन के साथ प्लस अपने यहाँ पे लोड कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ से लोड कैलकुलेशन का, उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 4th स्टेप में आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, चेक फॉर सेक्शन। आपको ये चेक करना पड़ेगा
कि आपका जो सेक्शन है वो अंडर रीइंफोर्स्ड है या नहीं है। अगर अंडर रीइंफोर्स्ड है तो ये आप डिज़ाइन करेंगे, ओवर रीइंफोर्स्ड है तो अगेन आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन कैसे करते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, आप चाहें तो आई बटन में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे, चेक करने के लिए आपको क्या करना है, MU लिमिटिंग निकालना पड़ेगा और आपको जो आपने ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकाला है उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ये कैसे कंपेयर करते हैं, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू कर चुके हैं। आपको RCC की प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि आपका सेक्शन क्या है। उसके बाद स्टेप 5 में हम टेंशन रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए AST का जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वही लगाएंगे। टेंशन रीइंफोर्समेंट के बाद हम स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग निकालने के बाद हम चेक्स लगाएंगे यहाँ पर। अब चेक्स लगाने के लिए देख लिए, या तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, आप शेयर चेक लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है स्लैब आपकी जो है शेयर में हमेशा सेफ आएगी, तो आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चेक आप डिफ्लेक्शन चेक लगा दीजिए और ऊपर जो आपने स्पेसिंग निकाली है उसका चेक लगा दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकाल लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसके लिए भी आप स्पेसिंग बना लीजिए। ठीक है, तो इतने सारे स्टेप हैं, आपको इस पर फॉलो करना है। तो और मैं बेसिकली आपको बताऊं तो अगर एक शॉर्ट तरीके से बताऊं तो क्या क्या चीज़ें हम नॉर्मली किसी भी डिज़ाइन में करते हैं। आपको क्या करना है, पहला इफेक्टिव स्पान निकालना है, सेकंड आपको लोड कैलकुलेशन करना है, थर्ड आपको MU निकालना पड़ता है, फोर्थ आपको AST निकालना पड़ता है। ये बेसिक 4 स्टेप हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम किसी भी क्वेश्चन में निकालने पड़ते हैं। उसके बाद कुछ एडिशनल स्टेप होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा है कि इफेक्टिव स्पान निकाल रहे हैं, चेक लगा रहे हैं, पर इन चारों स्टेप के अराउंड ही आपकी पूरी डिज़ाइन घूमने वाली है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पढ़ा था उस क्वेश्चन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहा है। इन्हीं स्टेप को हम फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ हॉल ऑफ क्लियर डायमेंशन 3 मीटर इंटू 9 मीटर। एक चीज़ यहाँ ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसा देगा 3 मीटर इंटू 9 मीटर। ठीक है, तो जो पहला टर्म है वो बताएगा आपका LX और जो दूसरी टर्म है वो बताएगा आपका LY। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विद वॉल थिकनेस ऑफ 230 mm। वॉल की थिकनेस दी है वो आपकी 230 mm दी हुई है। लाइव लोड आपको बोल दिया है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आपको फिनिशिंग लोड भी दे दिया है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर आपसे बोल दिया है कि आप M20 कॉन्क्रीट यूज़ करें, Fe405 स्टील यूज़ करें और आपको स्लैब को डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में हम सबसे पहले करेंगे चेक फॉर स्लैब। चेक फॉर स्लैब में हम क्या करेंगे, LY/LX का रेशियो निकालेंगे। LY/LX क्या है यहाँ पर आपका, ये दिया है 9 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर, ये आपका आ गया 2, सॉरी ये आपका आ गया 3, ये ग्रेटर देन है 2 से। तो अगर ग्रेटर देन 2 आ रहा है इसका मतलब ये आपकी 1 वे स्लैब हो गई। ठीक है, हमेशा आपको पहले चेक ही करना पड़ेगा कि आपकी स्लैब किस तरह की है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। अब स्टेप 2 में देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशंस नहीं दिए हुए हैं, तो आपको स्टेप 2 में मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, डायमेंशंस निकालने के लिए देखिए आपकी स्लैब है, रेस्टिंग ऑन द बीम है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका L/D रेशियो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए वो रहता है 20, और मैंने अभी आपको बताया स्लैब जो रहता है उसकी D जो है वो कम रहती है, इसलिए अभी यहाँ पर L/D रेशियो जो है इस 20 से हमें कुछ ज़्यादा लेना है, तो मैं इसको बढ़ाकर 25 कर देता हूँ।
इस तरीके से, और इसकी मदद से हम आपका d को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो L में यहाँ पर LX ले रहा हूँ और यहाँ से हम d को कैलकुलेट करेंगे 25 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर LX जो है वो आपका 3 मीटर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय हम 25 कर देते हैं, तो यहाँ से आपको स्मॉल d की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 डिवाइडेड बाय 25 कर दीजिए, तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिल रही है कितनी, 0.12 मीटर। तो यहाँ पर आपको स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ मिल गई। इसको अगर आप mm में करना चाहें तो ये आ जाएगी 120 mm। ठीक है, उसके बाद अगर इफेक्टिव डेप्थ आ गया है तो आप कवर का यूज़ करिए और आप कैपिटल D भी निकालेंगे। तो हम जो स्लैब है, स्लैब में जनरली जो कवर रहेगा वो आपको 25 mm से लेके 30 mm के बीच में रखना है। ठीक है, ये जनरल वैल्यूज है इसकी, इतना आपको रखना है। तो अगर मैं कैपिटल D निकालना चाहूँ तो कैपिटल D इज इक्वल टू होता है स्मॉल d प्लस कवर। कवर को हम d डैश से भी डिनोट करते हैं। तो अभी आपका जो स्मॉल d है उसकी वैल्यू दी है 122 हमने जो कैलकुलेट करी है, और कवर हम 130 ले लेते हैं। तो देखिए ये आ गया 120 प्लस 30, तो जो ओवरऑल डेप्थ है वो आ गई आपकी 150 mm या फिर 0.15 मीटर। ठीक है, जहाँ पर भी आपका FCK वगैरह यूज़ होगा तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, और मीटर की जगह कहाँ यूज़ हो रहा है वो मैं आपको आगे बताता जाऊँगा। तो ये हमारे सारे डायमेंशंस आ गए। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपकी जो विड्थ है वो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ऐसे आपको 1 मीटर ही लेके चलना है। ठीक है, अगर बाई चांस गिवन भी हो तो भी जब आप स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो b की वैल्यू हमेशा 1 मीटर लेके ही चलना है। तो यहाँ पर आपके सारे चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम इफेक्टिव स्पान निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 है आपका इफेक्टिव स्पान। इफेक्टिव स्पान हमने बीम के क्वेश्चंस में निकालना सीखा था। इफेक्टिव स्पान इज इक्वल टू क्लियर स्पान प्लस d या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट। तो अभी Lx की हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ आ जाएगा Lx प्लस d की वैल्यू। Lx कितना दिया है आपको, 3 मीटर दिया हुआ है, तो वही वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर। चाहे तो आप mm में भी रख सकते हैं, तो 3 प्लस 0.12 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.12 मीटर। तो एक तो चीज़ हमारी ये निकल के आ गई। दूसरा फॉर्मूला क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब देखिए बीम आपकी स्लैब जो है वो आपकी इस तरह से रखी हुई है बीम्स के ऊपर, और आपको जो सपोर्ट है उसकी विड्थ दी हुई है कितनी, 230। तो अगर आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसके मिडिल से लेके इसके मिडिल तक निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे आप निकालेंगे, आपका क्लियर स्पान प्लस सपोर्ट विड्थ। ठीक है, सपोर्ट विड्थ को कभी कभी बियरिंग नाम से भी बता देते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, तो आगे 3 प्लस सपोर्ट विड्थ क्वेश्चन में आपसे दी है 230 mm यानी कि 0.23। ठीक है, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 3.23 मीटर। अब हमें क्या करना है, तो इफेक्टिव स्पान इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होती है उसको चूज़ करते हैं। तो 3.12 आपका छोटा है, तो इसको हम इफेक्टिव स्पान चूज़ करेंगे। चलिए स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 है आपका क्या, लोड कैलकुलेशन। ठीक है, मैं इसको अलग से स्टेप में बता रहा हूँ। पहले मैंने इफेक्टिव स्पान के साथ में लोड कैलकुलेशन कर दिया था, पर मैं यहाँ थोड़ा सा इसको स्टेप वाइज अलग कर देता हूँ। तो ये हो गया स्टेप 4 जो है वो है लोड कैलकुलेशन। अब लोड कैलकुलेशन में क्या क्या लोड निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है डेड लोड। डेड लोड निकालना हमने सीखा है। आरसीसी की बात कर रहे हैं तो देखो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, डेड लोड को अगर आप डब्ल्यू से डिनोट करेंगे ये हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम। गामा कितना है आपका 25। आरसीसी की बात कर रहे हैं तो 25 होता है उसकी यूनिट वेट।
और वॉल्यूम देखेंगे। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, B इंटू डी करेंगे, स्मॉल b इंटू कैपिटल D, स्मॉल b या कैपिटल B कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हमें जो आपको डेड लोड निकालना है वो पर मीटर लेंथ में निकालना है, इसलिए हम लेंथ को हम 1 मीटर ले लेते हैं यहाँ पर। और B की वैल्यू स्लैब के केस में यहाँ पर 1 ही रखेंगे, तो यह जगह 25 इंटू 1 इंटू कैपिटल D जो आया था 0.15 आया था। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पर, क्योंकि ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, इसलिए यहाँ मैंने जो भी वैल्यूज़ रखी है B और D की और L की, वो सारी वैल्यूज़ मैंने मीटर में रखी हुई है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से जो आपको वैल्यू आ रही है 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया डेड लोड। डेड लोड का एक नाम और होता है जिसे हम सेल्फ वेट भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो लोड है वो है लाइव लोड। ठीक है, लाइव लोड क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनटू में 1 मीटर कर देते हैं, विड्थ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिल गया कितना 3 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड मिल गया। साथ ही साथ फिनिशिंग लोड भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फिनिशिंग लोड को मैंने FL लिख दिया। फिनिशिंग लोड इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी हम 1 मीटर विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आंसर आ गया 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इन तीनों चीज़ों को हम सम कर देंगे तो हमें टोटल लोड मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर आपको लोड की वैल्यूज़ नहीं गिवन है लाइव लोड और फिनिशिंग लोड की, तो आप IS 875 से भी इसको निकाल सकते हैं। IS 875 में लोड की वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ से चूज़ करी जाती हैं। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, अगर नहीं गिवन है तो आप IS 875 से उनको रेफ़र कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को सम कर देते हैं, तो हमें आपका वर्किंग लोड निकल के आ जाएगा, टोटल वर्किंग लोड, जिसको मैं स्मॉल w से डिनोट कर रहा हूँ। तो अब इन तीनों चीज़ों को सम कर देते हैं। यहाँ का कितना 3.75 प्लस 3 प्लस 1, इनको हम सम कर देते हैं, तो हमें टोटल वर्किंग लोड निकल के आ गया। ये वैल्यू आ रही है आपकी 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें क्या करना है, वर्किंग लोड को हमें अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करना है या फैक्टर्ड लोड में। तो फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1.5 इंटू टोटल वर्किंग लोड। तो इससे हमारा फैक्टर्ड लोड या फिर अल्टीमेट लोड आ जाता है। तो यह जगह 1.5 इंटू स्मॉल w कितना है 7.75, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमें क्या वर्किंग लोड मिल गया। ये जो वैल्यू आ रही है यानी 11.625। ठीक है, तो यहाँ से हमें टोटल फैक्टर्ड लोड मिल गया। इस टोटल फैक्टर्ड लोड को मैं स्मॉल w से डिनोट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपका लोड आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो स्टेप 5 में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम mu से डिनोट कर देते हैं। mu इज इक्वल टू होता है WU L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। WU हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, L इफेक्टिव हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सारी वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें mu की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका आ गया 11.625 जो कि WU की वैल्यू थी, इंटू L इफेक्टिव कितना था 3.12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो यहाँ पर mu की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जो मोमेंट की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 14.145। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है 14.145 किलो न्यूटन मीटर। ये आपकी mu की वैल्यू आ गई। इसी स्टेप में आप मैक्सिमम शेयर फोर्स भी निकाल लीजिए।
चाहे तो आप अलग स्टेप भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम शेयर फोर्स को हम वी यू से डिनोट करते हैं। वी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू एल इफेक्टिव बाय 2। डब्ल्यू यू की वैल्यू कितनी है 11.625 इंटू 3.12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितनी आ रही है आपकी 18.135 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपका MU भी निकल के आ गया, आपका VU भी निकल के आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे MU लिमिटिंग और सेक्शन को चेक करेंगे। तो स्टेप आपका 6 है, ये स्टेप 6। ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या, चेक फॉर सेक्शन। चेक फॉर सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम MU को कैलकुलेट करेंगे, MU लिमिटिंग को। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Fe415 स्टील दिया हुआ है, तो उसके लिए MU लिमिटिंग का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 0.138 FCK BD²। अगर किसी को ये नहीं पता ये कैसे आता है, तो आप हमारे पुराने वीडियोस में जाकर चेक कर लीजिए, इसका मैंने पूरा डेरिवेशन बताया है कैसे ये फॉर्मूला आता है। अभी यहाँ पर देखिए 0.138 इंटू FCK की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 इंटू B की वैल्यू क्या रखनी है, स्लैब की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1। और ध्यान रखिए अब यहाँ पर ये क्या है, न्यूटन पर mm² में है, तो B की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 1000 इंटू D की वैल्यू अगेन mm में रखनी है 120 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से MU लिमिटिंग की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये आ रही है 39.74 किलो न्यूटन, सॉरी ये आएगी क्या, इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसको आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, किलो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो टर्म है 10⁶ इंटू न्यूटन mm, इसका पूरे को हम रिप्लेस करके 1 किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको MU लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो आ गई 39.74 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें कैसे क्या करना है, हमें MU से इसका कंपैरिजन करना है। तो देखिए MU की वैल्यू छोटी आ रही है, MU इज लेस देन MU लिमिटिंग। अब देखिए MU जब छोटा आ जाता है MU लिमिटिंग से, तो क्या हो जाता है सेक्शन, हमारा सेक्शन हो जाता है अंडर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हेंस द सेक्शन कैन बी डिजाइंड एज अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, तो आप ऐसा वर्डिंग चाहे तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा MU लिमिटिंग भी आ गया, MU भी आ गया और टाइप ऑफ सेक्शन भी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 7 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट, इसको हम AST से डिनोट करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। AST इज इक्वल टू 0.5 FCK अपॉन FY, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD², ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर B इंटू डी भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला फॉर्मूला है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पर D का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई में B और D भी है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि FC के यूज़ हो रहा है, इसलिए सारी वैल्यूज़ को MM वाली रखनी है। यानी जो MU की वैल्यू भी आप रखेंगे वो ये वाली नहीं रखेंगे, ये किलो न्यूटन वाली नहीं रखेंगे, आप कौन सी रखेंगे, न्यूटन MM वाली रखेंगे। तो इसको आप कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 14.145 इंटू 10⁶ न्यूटन MM।
ये वाली वैल्यू रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस MU और MU लिमिटिंग में जो हमेशा छोटा आता है अपन वही रखते हैं, ठीक है। सपोज करिए अगर MU बड़ा आ जाता तो अगेन आपको क्या करना पड़ता था, रीडिज़ाइन करना पड़ता। रीडिज़ाइन के केस में आप MU लिमिटिंग को कैलकुलेट करते हैं, उसी को आप यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं और एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वैल्यूज़। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं ऑलरेडी। तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.5 इंटू FC के क्या दिया है आपको, क्वेश्चन में 20 दिया है, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय FY आपको 415 दिया हुआ है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 14.14 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय FC की वैल्यू कितनी है 20। B की वैल्यू ध्यान रखिए, B की वैल्यू 1000 1 मीटर लेते हैं और D की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ पर 120 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आपकी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया 10 की पावर 6 इतना। मल्टीप्लाई में क्या है, B और इंटू D भी है, तो 1000 इंटू 120 भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ रखिए, इस जो ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत जाती है। तो इसको करने का तरीका कैसा है, सबसे पहले आप इस वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.8 समथिंग की आसपास कुछ वैल्यू आती है, तो आप इसको सॉल्व करिए, उसको अंडर रूट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, 1 में से माइनस करना है और उसके बाद डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें रखते जाते हैं, तो ब्रैकेट्स लगाना भूल जाते हैं। अगर एक ब्रैकेट भी आपने गलत लगाया है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करिए इससे, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप अंडर रूट को हटाइए, उसके बाद आप इस ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करिए, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो उसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो गया होगा शायद, तो इसको हम कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं। ये वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है 347 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट निकल कर आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्पेसिंग निकालेंगे। स्पेसिंग का क्या मतलब, देखिए आपने आपकी स्लैब इस तरह से, ठीक है, ये सपोज करिए ये 1 मीटर के मैंने भी बनाया है सिर्फ, ठीक है। तो आप इसमें इतना एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने जो भी बार चूज़ करी है वो कितनी दूरी पर आप रखेंगे, ये होती है इसकी स्पेसिंग। इस स्पेसिंग को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने स्पेसिंग नहीं निकालना सीखा है, तो पहला हम स्पेसिंग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप क्या, स्टेप 8 है, तो इसमें हम निकालेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग को आप चाहे तो S से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना जो डाया रख रहे हैं बार का, वो कितना रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्लैब के केस में ध्यान रखिए, आपको 6 mm से कम का बार नहीं चूज़ करना है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे ताकि आपका जो स्लैब है वो लोड को बियर कर सके। तो यूजिंग 10 mm बार, क्योंकि मेन बार्स हैं तो आपका बहुत छोटा नहीं कर देंगे, पर आप चाहें तो 10 की जगह 8 भी यूज़ कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम 10 रखेंगे, बल्कि ज़्यादा ही आएगा, इससे ज़्यादा चीज़ों को रखेंगे। तो S इज इक्वल टू π/4 इंटू 10 स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये हुआ एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल एरिया निकल के आया है, उससे हम डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 347। फिर से देखिए एक बार ज़रा, एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय जो भी आपका टोटल एरिया की रिक्वायरमेंट थी वो, मल्टीप्लाई बाय आपकी विड्थ, कितनी विड्थ में प्रोवाइड कर रहे हैं, विड्थ है कितनी 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये क्या है आपकी विड्थ है, ठीक है।
आगे भी आपको कहीं पे अगर स्पेसिंग का फॉर्मूला होगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे, एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया रिक्वायर्ड इनटू जितनी भी आपने विड्थ ली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिंग निकाल लेते हैं। तो जो स्पेसिंग आ रही है ये आ रही है 226 mm की स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक जो काम हुआ ये हमारा क्या हो गया, आपका डिज़ाइनिंग का काम आ गया। अगेन हम फिर से चेक पे आ गए। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोल दिया है कि आपका शेयर चेक तो लगने वाला नहीं है, स्लैब है वो सेफ रहेगी। तो हम स्पेसिंग का चेक लगा लेते हैं और डिफ्लेक्शन का चेक लगा लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप 8 के बाद स्टेप 9 में हम क्या करेंगे, चेक फॉर स्पेसिंग करते हैं। स्टेप 9 है ये। चेक फॉर स्पेसिंग। ठीक है, चेक फॉर स्पेसिंग में जैसे हमने बी में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी। पहला तो जो एस आपने निकाला है वो जो कि कितना आया है, S इज इक्वल टू 226 mm। तो पहला तो क्राइटेरिया आपका यही हो गया। दूसरा क्राइटेरिया देखिए, बीम में जब हमने लिया था तो बीम में हमने कितना लिया था, 0.75D लिया था। पर अब हम स्लैब कर रहे हैं तो मैंने आपसे बोला था जब भी आप कोई एलिमेंट को चेंज करेंगे तो जो सेकंड पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड है 3 × D। तो 3 मल्टीप्लाई बाई D की वैल्यू है 120, 12 3 से कितना हो जाएगा आपका, यह देगा 360 mm। ठीक है, और थर्ड क्राइटेरिया हमेशा 300 रहता है। इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हम मिनिमम उसे हम चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेसिंग आएगी वो 226 mm आएगी। ठीक है, तो S इज इक्वल टू 226 mm ये आपकी स्पेसिंग हुई। ठीक है, तो ये था आपका स्पेसिंग का चेक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन का चेक लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, एक बार 3D लगा रहे हैं, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मेन रीइंफोर्समेंट के लिए मैंने 3 यूज़ किया है स्लैब के केस में। जब आपने बीम किया था तो इस 3 की जगह पर 0.75D लिया था। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा क्या, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। तो स्टेप 10 में हम क्या करेंगे, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफ्लेक्शन चेक भी बताया है कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको FS निकालना पड़ता है। FS का क्या मतलब होता है, FS आपकी होती है स्ट्रेस इन स्टील। FS इज इक्वल टू होता है 0.58 इंटू FY इंटू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड कर दिया। तो ये पूरा फैक्टर तो हो गया 1। FY की वैल्यू हम रख देते हैं कितनी, 415 जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई 240 न्यूटन पर mm²। ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। अब हमें क्या करना है, आपको पेज नंबर 38 में जाना है। ठीक है, आप पेज 38 पे जाएंगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा। वो क्या है आपका, यहाँ पर होता है आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर और यहाँ होता है परसेंटेज ऑफ स्टील और यहाँ आपको कुछ कर्व्स रहते हैं। तो उसके लिए हमने FS की वैल्यू निकाली है। तो ये समथिंग 240 ही निकल के आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ स्टील को कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है आपका, 100 AST/B × D। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज है तो हम निकाल लेते हैं 100 इंटू जो एरिया ऑफ स्टील हमारा था वो कितना था, 347। तो जगह 347 डिवाइडेड बाय B की वैल्यू कितनी रखनी है, 1000 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 120। यहाँ से हमने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया, ये आ रहा है 0.289। ये आ गया 0.289। तो अब आप यहाँ देख लीजिए, जहाँ पे भी 0.289 होगा वहाँ पर आप ऐसा एक
लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जहाँ पे भी कट कर रहा है वहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आपकी K1 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाली है। तो ये K1 की जो वैल्यू है ये आ रही है 1.4। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0.9 से लेके 1.5 के आसपास ये वैल्यू आती है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आप जब तक थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप अगर फील्ड में करेंगे तो आप ज़रूर निकालिएगा, ठीक है। तो K1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई। अब K2 K3 की वैल्यू निकालनी है क्या। अब देखिए यहाँ पर आपका W तो है नहीं, तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और आपका फ्लेंज सेक्शन भी नहीं है, यानी कि K3 की वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर जो K2 है वो आ जाएगा 1 और K3 जो है वो भी आ जाएगा 1। अब जब ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, आपका L/D रेशो L/D इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 ये हम निकालते हैं। L/D कितना रखना है, सिंपली सपोर्टेड है इसलिए आ जाएगा L/D इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय K1 की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 1 इंटू 1। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 28। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने मैक्सिमम L/D परमिटेड निकाला है। ये कितना है परमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमने जितना प्रोवाइड किया है इस क्वेश्चन में तो वो हम निकालेंगे प्रोवाइडेड निकालेंगे। तो L इफेक्टिव डिवाइड बाय D, L इफेक्टिव कितना था हमारा क्वेश्चन में 3.12 मीटर डिवाइडेड बाय D की वैल्यू कितनी थी 0.12 मीटर। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 26। अब ये जो 26 है इसको इससे कंपेयर करेंगे, आपका जो प्रोवाइडेड है वो छोटा आना चाहिए परमिटेड से, तो आपका सेफ है। तो यहाँ पर सेफ आ गया, हैंस ओके, ठीक है। यानी कि जो आपने डिज़ाइन किया है डिफ्लेक्शन में सेफ आ गया, स्पेसिंग में सेफ आ गया, शेयर में तो सेफ आने ही वाला है। ये हमारी पूरी डिज़ाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और निकालना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, लास्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालेंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है उसको ASTD नाम से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो आपका दो तरह के फॉर्मूले से निकलता है। एक तो निकलता है 0.15% ऑफ B इंटू D। ये कब होगा, जब आपका Fe 250 दिया रहेगा, और 0.12% ऑफ B इंटू D जब आपका Fe 415 या फिर उससे ज़्यादा होगा, यानी कि 500, इनमें से कुछ भी होगा तो Fe आपका 0.12% ऑफ BD निकालेंगे। तो अभी हमें यही गिवन है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं सारी वैल्यू। यह जाएगा 0.12% यानी कि अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय B इज़ 1000 और D की वैल्यू है 120। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये आ रही है 144 mm²। बस इसके बाद एक लास्ट स्टेप और बचा है जिसमें हम स्पेसिंग निकालेंगे, ठीक है। तो आपका AST आ चुका है। स्पेसिंग निकालना हमने अभी सीखा है। स्पेसिंग S इज इक्वल टू π/4 इंटू D², मतलब एक बार का एरिया। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो आपका लोड बियरिंग एलिमेंट नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि इसका आप जो डायमीटर लेंगे वो कम से कम लेके रखेंगे। तो आप 6 से 8 के बीच में इसको रख दीजिए। मैं यहाँ पर 8 रख रहा हूँ, यहाँ आप लिख दीजिए यूजिंग 8 mm बार्स, ठीक है। तो यहाँ से स्पेसिंग निकालने के लिए एक बार का एरिया कितना हो जाएगा π/4 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड था, तो वो कितना है 144 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो आपकी विड्थ रहती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू आ रही है 348, ठीक है। ये आपकी स्पेसिंग निकल के आ रही है। पर हमने देखा है कि स्पेसिंग की वैल्यू कभी भी 300 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम स्पेसिंग को क्या लिमिट करेंगे, स्पेसिंग इज इक्वल टू 300 mm तक
हम इसको लिमिट कर देंगे। ठीक है, इतना था हमारा सारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन वन वे स्लैब के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम टू वे स्लैब की डिज़ाइन करना सीखेंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को अभी तक मिलता आया है। अब आप बस इतना और करिए कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उन्हें बताइए कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करिए। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए है तो आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।